Hello students, welcome to my channel Shivam Learning. Today we are going to start the chapter The Sound of Music English book behind class 9th. This chapter is divided into two parts. Today we will start with the part 1, that is Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. अब जैसे ही हमने ये टाइटल का नेम सुना, हमारे माइंड में कुछ कन्फ्यूज़न सी क्रिएट हुई. How can it be possible to listen without hearing? But it was possible for Evelyn Glennie. Evelyn Glennie was a girl belonged to Scotland who fought against her physical disability and became a source of inspiration for thousands of disabled persons. She was profoundly deaf. So let me start with the chapter. Yes. Before you read, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है. किसी ने कमेंट किया, समवन कमेंटेड गॉड मे हैव टेकन हर हेयरिंग, कि भगवान ने उसकी हेयरिंग पावर ले ली, बट बदले में उसको कुछ समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी दे दिया, यानी कुछ असाधारण, कुछ स्ट्रेंज पावर्स दे दी. जो हम सुनते हैं वो फील करती है, हमसे भी ज़्यादा गहराई से वो फील करती है, और यही रीज़न है कि वो म्यूज़िक को एक्सप्रेस करती है बहुत ही ब्यूटीफुली. अब हम यहाँ पर एक पर्सन के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. वो पर्सन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. वो वह शी एवलिन ग्लैनी, जो अपनी फिज़िकल डिसेबिलिटी के अगेंस्ट लड़ी और अपनी लाइफ को एक सक्सेसफुल लाइफ बनाया. First paragraph is, rush hour crowds jostled for positions on the underground train platform. A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day at prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for a teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. अब इस पैराग्राफ में क्या कहा गया एवलिन ग्लैनी के बारे में. यहाँ पर एक सीन है जो डिस्क्राइब किया है. ऑथर है जो इस चैप्टर के डेबोरा कॉले. उन्होंने यहाँ पर एक सीन डिस्क्राइब किया रेलवे प्लेटफॉर्म का, कि कैसे एवलिन ग्लैनी है जो वो 17 ईयर्स की है, लेकिन वो स्लाइड यहाँ पर मीनिंग नोट कीजिए. स्लाइड का मीनिंग है स्मॉल एंड थिन, और जोस्टल का मीनिंग है पुश रफली, यानी किसी को धक्का देना. आपने देखा होगा रेलवे प्लेटफॉर्म पर लोग अपना रास्ता बनाने के लिए किस तरह एक दूसरे को धक्का देते हैं. उसी तरह से वहाँ पर रेलवे प्लेटफॉर्म का सीन डिस्क्राइब किया कि वहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है. लोग धक्के दे रहे हैं एक दूसरे को, और वहाँ पर एक 17 ईयर की लड़की खड़ी है ट्रेन के वेट कर रही है. शी वॉज वेटिंग फॉर द ट्रेन. स्लाइड है, काफ़ी स्मॉल है, पतली सी है, 17 ईयर्स के, बट वो काफ़ी छोटी लग रही है. वॉज नर्वस, बहुत नर्वस है, लेकिन फिर भी एक्साइटेड है. नर्वस होता है बेचैन हो जाना, ठीक है, कहीं जाने से पहले. और एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन, जैसे ही वो ट्रेन के आने की वाइब्रेशन सुनती है. वाइब्रेशंस होता है इमानेशंस, कुछ फीलिंग आना, सेंस करना, ठीक है. वो बहुत नर्वस फील कर रही है जैसे जैसे ट्रेन पास आ रही है. बिकॉज क्यों नर्वस फील कर रही है? क्योंकि वो कहाँ जा रही है? लंदन, एक ऑडिशन के लिए एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी. लंदन में म्यूज़िक की एक रॉयल अकेडमी है, प्रेस्टिजियस है, काफ़ी प्रेस्टिजियस का मीनिंग है रेपुटेड, ठीक है, काफ़ी फेमस रॉयल अकेडमी है. वहाँ पर वो ऑडिशन देने के लिए जा रही है, और उसका आज फर्स्ट डे है लंदन जाने का के लिए, यानी फर्स्ट टाइम वो लंदन जा रही है. एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एन टीनेजर फ्रेश, और एक 17 साल की लड़की के लिए, टीनेजर होता है 13 to 19 के बिटवीन जो एज होती है उसे टीनेजर बोलते हैं. स्कॉटिश फार्म, स्कॉटलैंड से बिलोंग करती है. अब आपको पता है स्कॉटलैंड इज़ नॉट एज फास्ट एज लंदन. लंदन इज़ द फास्ट कंट्री, ठीक है. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज. अब उसके लिए बहुत नर्वस फील करना इज़ ऑब्वियस, ठीक है. एक 17 ईयर्स की लड़की के लिए बाहर जाना, अपनी छोटी सी कंट्री से बाहर बहुत बड़ी कंट्री में जाना, बहुत ही बड़ा चैलेंज था उसके लिए. और सबसे बड़ी बात, मोर ओवर, इससे बड़ी बात क्या थी? शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, कि वो बिल्कुल डेफ थी, वो सुन नहीं सकती. शी कुड नॉट हेयर एनीथिंग. क्लियर. नेक्स्ट
Paragraph. Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers, but by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress asked her parents to take her to a specialist. अब सेकंड पैराग्राफ में क्या कहा ऑथर ने, यहाँ पर कुछ फ्लैशबैक हैं एवलिन ग्लैनी की जो हेयरिंग पावर थी वो कैसे ख़त्म हुई, कैसे धीरे धीरे लूज़ होने लगी, तो उसके बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया है ऑथर ने कि उसकी जो हेयरिंग पावर के लॉस होने का जो प्रोसेस था बहुत ही ग्रेजुअल था. ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, ये नहीं है कि वो बचपन से ही डेफ थी. एक बार उसकी मम्मा को याद आया, उन्होंने एक इंसिडेंट हुआ उनकी लाइफ में जब वो 8 इयर्स की थी. वो एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने गई, पियानो बजाना था और वो अपनी एवलिन ग्लैनी वेट कर रही थी अपनी टर्न का कि कब मेरी टर्न आएगी और कब मैं पियानो प्ले करूँगी. अब उन्होंने उसका नाम बार बार बुलाया बट शी डिडंट मूव, लेकिन वो हिली भी नहीं अपनी आवाज़ अपना नेम सुनकर. फिर उसकी मम्मा, यहाँ पर आई कौन है, उसकी मदर हैं जो बोल रही हैं, वही बता रही हैं कि क्या इंसिडेंट था. उन्हें रिमाइंड आया उसकी मदर का नाम है इसाबेल ग्लैनी. अब उसकी मदर कह रही हैं जब मैंने देखा कि उसका नेम बुलाया जा रहा है लेकिन एवलिन बोल नहीं रही है, कुछ भी हिल भी नहीं रही है, तभी उनकी मम्मा को रियलाइज़ हुआ कि वो शायद सुन नहीं सकती. फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज्ड. अब कुछ टाइम के लिए तो एवलिन ने मैनेज कर लिया, अपनी इस डिसीज़ को छिपाती रही. कंसील करना होता है हाइड करना. अपने दोस्तों से, अपने टीचर से कुछ टाइम के लिए तो वो मैनेज कर लिया, उसने छिपा लिया क्योंकि ग्रेजुअल प्रोसेस था उसका हेयरिंग पावर लॉस होने का. धीरे धीरे हो रही थी, कुछ तो सुन सकती थी वो धीरे धीरे, ठीक है. बट बाय द टाइम शी वॉज 11, बट व्हेन शी वॉज 11, जब वो 11 ईयर्स की हुई, उसके जो डेफनेस के मार्क्स थे वो और ज़्यादा बुरे होते चले गए. डिटोरियोरेटेड का मीनिंग होता है गॉट वर्स, यानी बहुत ज़्यादा. अब सबको नज़र आने लगे, सबको पता चल गया कि वो सुन नहीं सकती. एंड हर हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू स्पेशलिस्ट. अब उसकी जो स्कूल की हेडमिस्ट्रेस थी उन्होंने फोर्स किया उसके पेरेंट्स को कि वो उसको एक स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाए. नेक्स्ट आगे. It was then discovered that her hearing were severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. अब यहाँ पर है इट वॉज देन डिस्कवर्ड. अब डॉक्टर फाउंड दैट उसकी जो हेयरिंग पावर थी वो सेवरली इम्पेयर्ड हो चुकी थी. इम्पेयर्ड मतलब पूरी तरह से कमज़ोर हो चुकी थी, वीकेंड हो चुकी थी. इम्पेयर्ड का मीनिंग होता है कमज़ोर हो जाना. किस वजह से हुई थी? एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, यानी इसकी एक नर्व थी जो धीरे धीरे डैमेज होती जा रही थी. ग्रेजुअल मतलब स्लोली, धीरे से डैमेज हो गई थी, अब बिल्कुल ही डैमेज हो गई है, अब वो बिल्कुल नहीं सुन सकती. दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हेयरिंग एड. अब उसके पेरेंट्स को एडवाइस किया डॉक्टर ने कि उसको हेयरिंग एड लगाया जाए. हेयरिंग एड मतलब एक टूल होता है, एक मशीन होती है जिसको ईयर के अंदर फिट किया जाता है, जिससे जो हेल्प करता है सुनने में. एंड सेंट टू स्कूल फॉर द डेफ. और डॉक्टर ने ये भी एडवाइस किया कि इसको डेफ स्कूल्स में भेजा जाए. डेफ स्कूल मतलब जहाँ पर डेफ बच्चे पढ़ते हैं. एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक. अब एवलिन ने जब ये सुना तो वो क्या कहती है, एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक. उसके सामने उसको ऐसा लगता है कि जैसे हर कुछ, सब कुछ उसे ब्लैक नज़र आने लगा. उसका फ्यूचर उसको ब्लैक दिखने लगा. उसे लगा कि अब मेरी सारी होप, मेरी एक्सपेक्टेशंस, मेरा म्यूज़िक फील्ड में जो मुझे अचीवमेंट्स पानी थी वो सब क्या हो गई, ख़त्म हो गई. Next paragraph. But Evelyn was not going to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. He began by tuning two large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say, try to sense it some other way, says Evelyn. Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and power. अब इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है, ऑथर क्या बोलते हैं. लेकिन फिर भी एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. वो हार मानने वाली लड़की नहीं थी. शी वॉज इंस्पायर्ड गर्ल.
शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, वो उसने डिटरमाइन कर लिया अपनी लाइफ में, निश्चय कर लिया कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगी और परस्यू करेगी अपने इंटरेस्ट को इन म्यूज़िक, अपने म्यूज़िक में जो उसका इंटरेस्ट है उसको कंटिन्यू करेगी, परस्यू मीनिंग कंटिन्यू। अब उसने एक बार क्या हुआ, उसने एक गर्ल को नोटिस किया, एक ज़ाइलोफ़ोन बजाते, एक लड़की एक ज़ाइलोफ़ोन बजा रही थी, तो एवलिन ने भी डिसाइड किया कि वो भी बजाएगी। काफ़ी सारे टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया, डिस्करेज मतलब डीमोटिवेट किया, बट एक परकिशनिस्ट थे, तबला बजाने वाले थे, रॉन फॉब्स, उन्होंने उसकी पोटेंशियल को स्पॉट किया, पोटेंशियल यानी कैपेबिलिटी को, उन्होंने देखा कि हाँ ये लड़की कुछ कर सकती है। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग, उन्होंने क्या किया, 2 ड्रम लिए। आपको पता है ड्रम कौन से ड्रम है, यहाँ पर म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, जिसे तबला बोलते हैं। 2 ड्रम लिए बड़े बड़े और उन पर डिफरेंट नोट्स बजाई, एक पर थोड़ी धीमी आवाज़ से साउंड की, दूसरे पर थोड़ा तेज़ आवाज़ में टच किया, यानी 2 ड्रम बजाए और डिफरेंट नोट्स में। फिर उन्होंने एवलिन को कहा कि इसको अपने ईयर से नहीं सुनना, अब मैं जो भी साउंड बजाऊंगा अपने तबला पर वो आपने कानों से नहीं सुनना, उसको किसी और वे में सेंस करो, उसको फील करो कि कैसे सुन सकती हो तुम। अब तभी सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम, अब यहाँ पर एवलिन बोलती है कि तभी मुझे फील हुआ कि जो तेज़ आवाज़ में बजाया जा रहा था उसको मैं फील कर रही हूँ, उसकी सेंसेस, उसकी वाइब्रेशंस को मैं फील कर रही हूँ। वेस्ट आपको पता है मिडल पार्ट होता है हमारी बॉडी का, उससे ऊपर वाले पार्ट यानी बॉडी का जो मेरा अपर पार्ट है वेस्ट से ऊपर वहाँ से मुझे सेंसेस मिल रही हैं हायर ड्रम की नोट्स की, और लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो धीमी आवाज़ में बजाया जा रहा है वो धीमी आवाज़ में कहाँ से सुन रही हूँ, सेंस कर रही हूँ वेस्ट के लोअर पार्ट से, यानी मेरी बॉडी का ऊपर पार्ट तो जो हाई नोट्स बज रही हैं उनको सुन रहा है, उनको फील कर रहा है, और जो लोअर नोट्स हैं ड्रम की धीमी आवाज़ें हैं वो मुझे अपनी वेस्ट से नीचे वाले पार्ट में सेंस कर फील हो रही हैं। वॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, अब रॉन फॉब्स ने दोबारा से यही एक्सरसाइज दोहराई, रिपीट की, ताकि एवलिन को इसकी प्रैक्टिस हो जाए, और एवलिन को तभी पता चला, डिस्कवर किया, यानी शी हैज़ फाउंड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स, कि वो उसकी बॉडी पार्ट से, अपनी बॉडी पार्ट से काफ़ी सारी नोट्स को वो क्या कर सकती है, सेंस कर सकती है, यानी कि वो सुन नहीं सकती बट नोट्स को, हर तरह की वाइब्रेशंस को वो फील कर सकती है अपनी बॉडी पार्ट से, उन्हें समझ सकती है। तभी आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, अब एवलिन क्या बोलती है कि मैं सीख गई हूँ अपना माइंड, अपनी बॉडी साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, यानी साउंड्स और वाइब्रेशंस को अपने माइंड से और अपनी बॉडी से समझना मैं सीख गई हूँ। द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, अब सिर्फ बाकी क्या बचा है, यानी वो सुनना सीख चुकी है, फील करना सीख चुकी है, शी हैड लर्नड, बट अब सिर्फ बचा है उसका हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन, कि उसको अपना गोल सेट करना है, उसे अपनी लाइफ में करना क्या है, और हार्ड वर्क और मेहनत करनी है। ये सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो बची हैं, सिर्फ मेहनत और डिटर्मिनेशन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पैराग्राफ, she never looked back from that point onward. She toured the United Kingdoms with a youth orchestra, and by the time she was 16 she had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of Academy. She gradually moved from orchestral work to solo performances. At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. अब यहाँ पर है वो आगे बढ़ चुकी है अपनी लाइफ में, उसने यहाँ से पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब उसे पता चला कि मैं सुन सकती हूँ, मैं सेंस कर सकती हूँ, वाइब्रेशंस को फील कर सकती हूँ, उस दिन से उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा अपनी लाइफ में। उसने यूनाइटेड किंगडम टूर किया, विज़िट किया, किसके साथ, यूथ ऑर्केस्ट्रा, और यूथ ऑर्केस्ट्रा होता है म्यूजिशियंस होते हैं, अलग अलग म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने वालों का ग्रुप होता है, ठीक है, उनके यूथ मतलब कम एज के, उनके साथ उसने विज़िट किया यूनाइटेड किंगडम। और जब वो 16 की हुई, शी हैड डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया अब म्यूज़िक को अपनी लाइफ बनाने का। उसने ऑडिशन दिया रॉयल एकेडमी में, ठीक है, और पहली बार ऐसा हुआ कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स पहली बार एवलिन को मिले, हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स गेन किए एवलिन ने उस एकेडमी में, और उसको एडमिशन मिल गया। और जब उसका 3 इयर्स का कोर्स कंप्लीट हुआ उस एकेडमी में, म्यूज़िक कोर्स, तब तक वो काफ़ी टॉप अवार्ड्स अचीव कर चुकी थी। शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, उसने काफ़ी जगह परफॉर्मेंसेस की। अब ऑर्केस्ट्रल वर्क से वो किस पर आ गई, सोलो परफॉर्मेंसेस पर, यानी ग्रुप वर्क, पहले वो ग्रुप में परफॉर्म किया करती थी, अब वो अकेले परफॉर्म करने लगी स्टेज पर।
Next paragraph, and for all this, Evelyn wouldn't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you will get there. And she got right to the top, the world's most sought after multi percussionist with a mastery of some thousands instruments and hectic international schedule. अब इस पैराग्राफ में क्या कहा है ऑथर ने, ये जो एवलिन थी वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती थी अपनी प्रेज़ को. अगर कोई बोलता था कि हाँ एवलिन ने काफ़ी ग्रेट वर्क किया है, काफ़ी अचीवमेंट्स की हैं, बट फिर वो उसको अपनी हीरोइक अचीवमेंट नहीं मानती थी. वो नहीं मानती थी कि मैंने ऐसा कुछ किया है. वो सिर्फ कहती थी 2 चीज़ें हैं जो हमें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बना सकती हैं. वो कौन सी 2 चीज़ें हैं? हार्ड वर्क और एम. सबसे पहले अपना एम सेट करो और हार्ड वर्क करो, तो कोई नहीं रोक सकता आपको अपनी लाइफ में कुछ हासिल करने से. एंड शी गॉट राइट टू द टॉप. और यही उसने अपनाया 2 चीज़ें अपनी लाइफ में, और वो कहाँ पहुँच गई? राइट टू द टॉप, यानी अचीवमेंट्स उसने हासिल कर ली. और वो क्या बन गई? पूरे वर्ल्ड की, अराउंड द वर्ल्ड उसने क्या किया? मल्टी परक्यूशनिस्ट बन गई. वो थाउजेंड्स इंस्ट्रूमेंट वो अकेले बजा सकती थी, यानी मास्टरी हासिल कर ली उसने थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में. और हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल. अब उसका शेड्यूल कैसा हो गया था? टाइम टेबल हेक्टिक मतलब बहुत बिजी शेड्यूल. वो इंटरनेशनल टूर करने लगी, पूरे वर्ल्ड में अपनी परफॉर्मेंसेस वो देने लगी. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. In our 2-hour discussion, she never missed a word. Man with bushy beard give me trouble, she laughed. It is not just watching the lips, it is the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. My speech is clear because I could hear till I was 11, she says. But that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. अब here we can say कि इट इज़ इंट्रीग्यूइंग का मीनिंग होता है फैसिनेटिंग. अब आप मान लीजिए अगर आप ऐसी किसी भी फंक्शन में, प्रोग्राम में जा रहे हैं जहाँ पर कोई ऐसा पर्सन परफॉर्म कर रहा है स्टेज पर जो सुन नहीं सकता, बट फिर भी वो परफॉर्मेंस दे रहा है और बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है वो परफॉर्मेंस में अपनी, तो आपको कैसा लगेगा? आपको फैसिनेटिंग लगेगा, आपको मज़ा आएगा उसकी परफॉर्मेंस देखने में. क्यों आएगा? क्योंकि आप ऐसे पर्सन को देखोगे जो एबल नहीं है उस काम को करने में, फिर भी वो कर रहा है उसको. ऐसे एवलिन के साथ था. उसके जो ऑडियंस थे, उसकी जो परफॉर्मेंसेस को देखते थे, वो काफ़ी फैसिनेट होते थे उसकी परफॉर्मेंसेस को देखकर. क्यों? क्योंकि वो बिना किसी एफर्टलेसली विदाउट हेयरिंग, बिना सुने ही बिल्कुल एफर्टलेसली वो अपनी परफॉर्मेंस को वहाँ पर प्रेजेंट करती थी. अब यहाँ पर जो हमारे ऑथर हैं इस चैप्टर के, डेबोरा कॉले, वो बताते हैं कि उनकी एक बार डिस्कशन हुई, 2 आवर तक वो डिस्कशन चली विद एवलिन के साथ. और उन्होंने ये कहा कि एवलिन ने 2 आवर डिस्कशन में एक वर्ड भी मिस नहीं किया, यानी जो वो बोलना चाहती थी उसने बोला. मैन विद बशी बर्ड गिव मी ट्रबल. अब उसने क्या बोला? एवलिन के वर्ड्स हैं यहाँ पर, और वो हंसती है. बता रहे हैं कि 2 आवर डिस्कशन में वो हंसती है और बोलती है कि जो मैन होते हैं, जो बशी बियर्ड होते हैं, बशी बियर्ड मतलब जिनकी घनी घनी दाढ़ी होती है फेस पर, वो मुझे थोड़ा सा परेशान करते हैं. कैसे परेशान करते हैं? क्योंकि वो उनके लिप्स को नहीं देख पाती. अब आपको पता है वो हेयर नहीं कर सकती, डेफ है, तो वो कैसे मूवमेंट को पहचानती थी? लिप्स की मूवमेंट से समझती थी कि सामने वाला क्या बोल रहा है. अब वो बताती है डिस्कशन में कि बशी बियर्ड वाले लोग, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उनके लिए, क्योंकि मैं उनके लिप्स की मूवमेंट को नहीं देख पाती, क्योंकि उनकी जो लिप्स होते हैं वो उनके बियर्ड से कवर्ड हो जाते हैं. ठीक है, सिर्फ पूरा फेस होता है, फेस पे सिर्फ आइज़ नज़र आती हैं उनकी. ठीक है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम उसके लिए उस टाइम उनकी लैंग्वेज को समझने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एवलिन को. शी स्पीक्स फ्लॉलेसली. अब यहाँ पर बता रहे हैं कि वो बोलती थी बहुत ही फ्लॉलेसली मतलब बिना किसी डाउट के, बिना किसी फॉल्ट मिस्टेक के. वो स्कॉटिश लिल्ट बहुत अच्छे से बोलती थी, बिकॉज शी बिलोंग टू स्कॉटलैंड. ठीक है, तो इसलिए उसको स्कॉटिश लिल्ट थी, वो अच्छे से वो बोलती थी बिल्कुल फ्लॉलेसली. क्यों बोलती थी? अब उसने कभी सुनी तो नहीं थी, अब वो तो डेफ थी, लेकिन ये भी तो कहा गया है कि उसकी जो हेयरिंग पावर जो लूज़ हो रही थी वो धीरे धीरे थी, वो ग्रेजुअल प्रोसेस था. यानी जब वो 11 ईयर्स की हुई, उससे पहले वो थोड़ा थोड़ा सुन सकती थी, तब उसने वो स्कॉटिश लिल्ट अच्छे से समझी और सीखी. 11 ईयर्स तक उसने स्कॉटिश लिल्ट को सीखा, उसे समझा. देन शी वॉज एबल टू स्पीक flawlessly Scottish lilt. My speech is clear because I could hear till I was 11. यही बात है कि वो 11 ईयर्स की थी, उससे पहले वो अच्छे से उसको सीख चुकी थी. She says, but that doesn't explain. लेकिन उसने 2 आवर डिस्कशन में एक बार भी ये नहीं एक्सप्लेन किया कि उसने फ्रेंच और मास्टर बेसिक जापानीज़ कैसे सीखी.
यानी 2 लैंग्वेजेस और उसको आती थी, फ्रेंच और जापानीज़। बट उसने कैसे मैनेज किया, कैसे उसने उसको लर्न किया दोनों लैंग्वेजेस को, वो उसने अपने डिस्कशन में बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया, डिस्कशन नहीं किया इस बारे में। Next paragraph. As for music, she explains, it pours in through every part of my body, tingles in the skin, my cheekbones, and even in my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. By leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. अब यहाँ पर क्या है कि और जहाँ तक म्यूज़िक की बात है, वो म्यूज़िक के बारे में कुछ एक्सप्लेन करती है कि वो कैसे सुनती है, कैसे समझती है, कैसे फील करती है म्यूज़िक को। इट पॉर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। वो बताती है कि म्यूज़िक हर तरह से मेरी बॉडी में क्या करता है, मूवमेंट करता है, मेरी बॉडी के हर पार्ट में घूमता है। पॉर मतलब घूमना, उड़ेलना, यानी मूव करना। ये टिंगल्स इन द स्किन, अब वो ये भी बताती है कि क्या करता है म्यूज़िक की जो वाइब्रेशंस होती हैं वो क्या करती है, मेरी स्किन में टिंगल करती हैं, प्रिकलिंग करती हैं। टिंगल्स यहाँ पर है, देखो, कॉजेज अ स्लाइट प्रिकिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन, यानी उसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं म्यूज़िक की, वो उसकी बॉडी को टच करती हैं। माई चीक बोन्स, मेरे चीक बोन्स को, इवन इन माई हेयर, और मेरे हेयर में भी घूमते हैं म्यूज़िक की वाइब्रेशंस, इमानेशंस उसकी हेयर में, उसकी स्किन में, चीक बोन्स में टच कर करके चलते हैं। व्हेन शी प्लेज द एक्साइलोफोन, जब वो एक्साइलोफोन बजाती है, एक्साइलोफोन क्या होता है पीछे हम बात कर चुके, एक्साइलोफोन का था कि उसने भी चाहा था कि एक्साइलोफोन बजाए वो, लेकिन उसके टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया। एक्साइलोफोन क्या होता है, एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके फिंगर टिप से बजाया जाता है, फिंगर टिप्स और एक स्टिक के यूज़ करके उसको बजाया जाता है। शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप। अब एक्साइलोफोन को कैसे सेंस करती थी, कैसे बजाती थी वो, उसको सेंस कर सकती थी जब स्टिक होती थी, जो उसकी फिंगर टिप्स होती थी, फिंगर टिप्स से जो स्टिक पकड़ती थी वो, अब उससे जो साउंड पास होती थी उसको सेंस करती थी वो, कि क्या साउंड निकल रही है और कैसे मुझे फिंगर से अपनी इसको स्टिक को मूव करना है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, अब अगेन ड्रम्स की बात है, शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। अब जैसे ही वो ड्रम्स के ऊपर थोड़ा सा झुकती थी तो लीन करती थी, यानी झुकना, ड्रम्स के ऊपर जैसे तबला होता है तो वो रेजोनेंस को फील करती थी। रेजोनेंसेस होता है साउंड, इकोइंग साउंड, जब वो गूंज होती है एक तरह से, जब हम बजाते हैं कोई भी चीज़ को तो गूंज होती है, रेजोनेंस होती है, तो उसकी बॉडी में वो घूमने लग जाती थी, उसकी रेजोनेंसेस, इको साउंड। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज़। अब वो जब भी प्लेटफॉर्म पर कोई परफॉर्मेंस देने जाती थी तो सबसे पहले वो अपने शूज़ निकाल देती थी, रिमूव कर देती थी। क्यों? क्योंकि उसको वाइब्रेशंस फील करनी थी, और स्लीपर्स के साथ या शूज़ के साथ वो इन वाइब्रेशंस को सेंस नहीं कर सकती थी, इसलिए वो शूज़ उतारती थी अपने, और नंगे पैर, बेयर फिट होता है, नंगे पैर स्टेज पर जाती थी और अपनी परफॉर्मेंस देती थी। Not surprisingly, Evelyn delights her audiences. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. Says master percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. अब यहाँ पर बोल रहे हैं डेबोरा कॉले बताते हैं, नॉट सरप्राइजिंगली, मतलब कोई आश्चर्य वाली बात नहीं, कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि एवलिन हमेशा अपने ऑडियंस को डिलाइट करती थी, उन्हें खुश करती थी अपनी परफॉर्मेंसेस से। 1991 में उसको प्रेजेंट किया गया अवार्ड, उसको अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड दिया गया? रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टीजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। ईयर अवार्ड उसको दिया गया, प्रेस्टीजियस था, काफ़ी रेपुटेड सोलोइस्ट, अपनी सोलो परफॉर्मेंस के लिए उसको ये अवार्ड प्रोवाइड किया गया। यहाँ पर मास्टर जो परक्यूशनिस्ट जेम्स प्लेट थे, उनका कहना है, अभी जो लाइंस हैं हमने सबसे पहले बिफोर वी रीड में हमने की थी चैप्टर से पहले, उन्होंने ही ये कमेंट किया है एवलिन की अचीवमेंट पर कि भगवान ने उससे बेशक हेयरिंग पावर उसकी छीन ली, लेकिन उसको बदले में कुछ स्ट्रेंज पावर्स दे दी, समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, हमसे भी ज़्यादा कुछ असाधारण चीज़ उसको दे दी, भगवान ने वरदान दे दिया। जो हम सुनते हैं वो बहुत ज़्यादा डीपली उसको फील करती है, इतना हम भी फील नहीं कर सकते, इसीलिए वो अपने म्यूज़िक को बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करती है। ऑडियंस डिलाइट होते हैं उसकी परफॉर्मेंसेस से, खुश होते हैं, बहुत अच्छे से उसको सुनते हैं, उसकी परफॉर्मेंसेस को देखते हैं। एक पैराग्राफ, Evelyn confesses that she is something of a workaholic. I have just got to work, often harder than classical musicians, but the rewards are enormous. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prison and hospitals. She also gives high priority to classes for young musicians, and Richland of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children.
दे सी दैट देर इज़ नो वेयर दैट दे कांट गो। अब एवलिन है वो कन्फेस करती है, एग्री करती है कि वो एक वर्कॉलिक है। वर्कॉलिक यानी काम करने की धुन उसके ऊपर सवार रहती है, उसको सिर्फ वर्क मिलना चाहिए, वो हमेशा रेडी रहती है काम करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क। अब वो यहाँ पर बोलती है कि मुझे काम मिलता था, ऑफन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिशियंस। क्लासिकल म्यूजिशियंस से भी हार्ड होता था, अक्सर मैं हार्ड वर्क किया करती थी, लेकिन जो रिवार्ड्स मिलते थे मुझे बहुत ही बड़े हुआ करते थे, नॉर्मस मतलब ह्यूज बिग अवार्ड्स मुझे मिला करते थे। अब रेगुलर कॉन्सर्ट से अलग, अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कॉन्सर्ट, यानी रेगुलर कॉन्सर्ट तो उसके होते ही थे, रेगुलर प्रोग्राम्स, लेकिन इनसे अलग वो फ्री कॉन्सर्ट भी दिया करती थी, फ्री प्रोग्राम किया करती थी। कहाँ पर? प्रिजन्स में, जेल में, हॉस्पिटल्स में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी वो उन क्लासेस को दिया करती थी जिनमें यंग म्यूजिशियंस हुआ करते थे, यानी जो एस्पायरिंग म्यूजिशियंस हुआ करते थे, नई जनरेशन्स के जो म्यूज़िक सीखना चाहते थे, उनको वो ज़्यादा प्रेफरेंस दिया करती थी। अब एन रिचलिन ऑफ द बेथुइन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, अब एन रिचलिन है वो बोलती है कि जो एवलिन है वो शाइनिंग इंस्पिरेशन है डेफ चिल्ड्रन के लिए। जो डेफ चिल्ड्रन है, आगे जो बच्चे हैं जो सुन नहीं सकते, उनके लिए एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है। शाइनिंग इंस्पिरेशन यानी मोटिवेशन है उनको। एवलिन को देखकर बच्चों को क्या लगता है कि जब ये कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। बच्चे क्या देखते हैं उसमें, देयर इज़ नो वेयर दैट दे कांट गो, कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हम नहीं जा सकते, यानी कोई ऐसा लाइफ में कोई भी ऐसा वर्क नहीं है जो वो नहीं कर सकते। जब एवलिन कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। एवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी कंपेलिस्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोस्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, पीपल who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. Here Deborah Coyle says, एवलिन ग्लैनी अपनी लाइफ में इतनी अचीवमेंट्स हासिल कर चुकी थी जितनी कि उसकी एज में जो डबल लोग थे, यानी उसके एज से जो डबल थे, वो भी इतनी अचीवमेंट्स हासिल नहीं कर पाए, यानी उसने इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स हासिल कर ली। शी हैज़ ब्रॉट, अब क्या किया उसने, अब हमने पीछे पढ़ा था कि थाउजेंड्स ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को वो प्ले कर सकती थी, यानी ऑर्केस्ट्रा होता है ग्रुप ऑफ पीपल हु कैन प्ले मल्टी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ म्यूज़िक। तो वो सभी तरह के हज़ारों इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर सकती थी। तो उसने ये करके दिखाया कि, और डेमोस्ट्रेट करके दिखाया, सभी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को उसने प्ले करके दिखाया, डेमोस्ट्रेट किया, डिस्प्ले किया, और उसने ये साबित कर दिया, प्रूव कर दिया कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इट कैन बी वेरी मूविंग, ये बहुत ईजी वर्क है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन, अब उसने इंस्पिरेशन दी, मोटिवेशन दिया उन लोगों को जो उसकी तरह हैंडीकैप्ड थे। पीपल हु लुक टू हर, जो भी लोग उसको देखते थे एवलिन को, वो यही कहते थे कि अगर एवलिन कर सकती है, हु इज़ नॉट एबल टू हेयर, जब वो कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। एवरी डिसेबल्ड पर्सन, वो ये सोचने लगा कि हम भी कर सकते हैं। एंड नॉट द लीस्ट, और इतना ही नहीं, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, उसने मिलियंस लोगों को प्लेजर दी, इनॉर्मस मतलब ह्यूज बिग प्लेजर दी, खुशी दी, उन्हें प्लीज़ किया अपनी परफॉर्मेंसेस से, डिलाइट से, अपने प्रोग्राम से। और उन सबको एवलिन ने एक मैसेज दिया कि ऐसा कोई भी हमारी वर्ल्ड में ऐसा भी कोई भी काम नहीं है जिसे हम अचीव नहीं कर सकते। अपने अंदर डिसेबिलिटी होने के बावजूद हम हर काम को बड़ी इजीली कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए हार्ड वर्क और एक एम। अगर हम अपनी लाइफ का एम सेट कर लें तो कोई भी ताकत, कोई भी पावर ऐसी नहीं है जो हमें उस काम को करने से रोक सके। अगर हम ठान लें तो हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं और लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन सकते हैं। एवलिन ग्लैनी भी इस तरह का एक एग्जाम्पल बनी डिसेबल्ड लोगों के लिए, ठीक है, और उसने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, like and share also. Thank you.